बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मिर्ज़ा गालिब साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा, ये मैंने शेर आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि इस वक्त 27वीं आइनी तरमीम को लेके जो बातें की जा रही हैं ये बेसबब नहीं किया जा रहा। मतलब देखें ना कि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि इस वक्त इस पूरे सिस्टम में एक मेन स्टेक होल्डर हैं, उनकी शमूलियत के बगैर हुकूमत 26वीं आइनी तरमीम पास नहीं करवा सकती थी। अब वो कहते हैं कि जी किसी सूरत भी 27वीं आइनी तरमीम नहीं आएगी और ना ही हम किसी फ़ैसले को रिवर्स करने देंगे, ना कोई चेंज करने देंगे, और जो कुछ इत्फाक़ राय से किया जा चुका वही फ़ाइनल है। लेकिन आप अगर किसी हुकूमती MNA MPA या किसी वज़ीर के साथ या हुकूमत के किसी ऐसे शख्स के साथ कि जो बाखबर है या जो किसी भी ऐसे इजलास का हिस्सा है जहाँ पे ये बातें की जाती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो उनकी तरफ से ये बातें की जा रही हैं कि एक मज़ीद आइनी तरमीम की ज़रूरत है। अभी राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की, गपशप की, और उस गपशप के दौरान उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम लाने पर गौर कर रही है। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि ये जो स्पेशल कमेटी कायम की गई थी ना, जिसकी सरबराही जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब के सुपुर्द की गई थी, और इस कमेटी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम पे इत्फाक़ राय पैदा किया और तहरीक इंसाफ समेत सब ने इसकी मुतफ़िका मंजूरी दी थी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो कमेटी जो है इसको हम फाल करने जा रहे हैं। और अब देखें कि छुट्टी वाले दिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि हुकूमत की तरफ से एक ज़िम्मेदार शख्सियत ये बात कर रही है कि हम 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम लाने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी की कि ये आइनी तरमीम भी 26वीं आइनी तरमीम की तरह एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय, मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय के साथ लाई जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ये 27वीं आइनी तरमीम क्यों लाने जा रही है। इसका एक जवाब तो ये है कि 26वीं आइनी तरमीम के मौका पर इत्तफ़ाक़ राय जो किया जा रहा था स्पेशल कमेटी में, उस वक़्त तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, दीगर तबकात थे, उनकी तरफ से अपनी अपनी तजावीज़ भी दी गई थी। और कुछ तजावीज़ जो हैं बल्दियाती सिस्टम के हवाले से MKM की थी, वो जो आर्टिकल 140 में तरामीम चाहते थे। फिर उसके अलावा आर्टिकल 1 में एक तरमीम जो है वो ANP की ख्वाहिश थी कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है इसको तब्दील किया जाए, और वो ये चाहते हैं कि इसमें जो खैबर का लफ्ज़ है इसको निकाल दिया जाए और सिर्फ़ पख्तूनख्वा नाम होना चाहिए। और इसी किस्म की कुछ और तजावीज़ थी जो बलूचिस्तान की मुख्तलिफ़ पार्टियों की तरफ से भी दी गई थी। लेकिन जब इस पूरे तजावीज़ वाला जो प्रोसेस था इस पर गौर किया गया तो फिर सबसे पहले तो इस बात पे कंसेंसस हुआ कि जी तमाम दीगर जो तजावीज़ हैं इनको फ़िल वक्त स्किप कर दिया जाए, सिर्फ़ जुडिशल इस्लाहात के हवाले से जो आइनी तरामीम हैं इन पर फोकस किया जाए। तो उस वक़्त ये वादा किया गया था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से और स्टेक होल्डर से कि जी हम 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम लेके आएंगे और उसमें जो आपकी तजावीज़ हैं वो भी शामिल की जाएंगी। अब तो एक रीज़न ये भी है कि ज़ाहिर है वो ये डिमांड करेंगे कि जी आप अपना वादा पूरा करें, और फिर उसके अलावा एक नामुकम्मल एजेंडा भी है। वो जो इत्तफ़ाक़ राय वाला मसवदा था ना, जो सबसे पहले जिस पे इत्तफ़ाक़ राय किया गया था मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से, उसमें वफाकी आइनी अदालत भी थी, उसमें फ़ौजी अदालतें भी थी। लेकिन फिर बाद ये जो थी तहरीक इंसाफ, इसके मुतालबे पे ये दोनों चीज़ें निकाली गई थी और आइनी बेंच शामिल किया गया। तो अब इस ज़रूरत को भी महसूस किया जा रहा है कि फ़ौजी अदालतों का क़याम भी बहुत ज़रूरी है। अब देखें कि अभी जो यके बाद दीगरे
पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पे फ़ौजी अहलकारों पे अटैक्स किए जा रहे हैं, उसके अलावा हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के दीगर अदारे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल वाला मामला था ना, उसमें ये नहीं था कि जी इमरान खान या किसी पॉलिटिकल लीडर या किसी सियासी कारकुन का वहाँ पे ट्रायल किया जाना था। ये ज़रूरत इसलिए महसूस की जा रही थी कि फ़ौजी कानवाए या फ़ौजी तनसीबात या हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पर अटैक्स होते हैं, उनमें मुलव्वस अफराद जो हैं उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं हो पाती। वजह यह होती है कि अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये दहशतगर्द जो हैं या इनके जो सहूलतकार हैं, आलाकार हैं, इनके मास्टरमाइंड हैं, ये कानूनी सुकम जो हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई गिरफ़्तार हो जाए तो ज़ाहिर है उसको फिर गिरफ़्तार किए जाने के बाद जो है वो सिविल अदालतों के हवाले कर दिया जाता है, पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस उनके ख़िलाफ़ तफ्तीश मुकम्मल करती है, फिर चलान मुकम्मल किया जाता है। वो जो ख़ुसूसी अदालतें हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, वहाँ पे उनको पेश कर दिया जाता है। वहाँ पे केस चलता रहता है। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे तो इस पर फोकस होता है सबका, मीडिया का फोकस भी होता है, सोसाइटी का फोकस भी होता है। तो उस वक़्त सब ये जानना चाहते हैं कि ये लोग, ये जो दहशतगर्द थे जिन्होंने ये इतना बड़ा जो है वो हमला किया या ये वाक़या कर दिया, इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है। तो जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है वैसे वैसे वो अहमियत कम होती जाती है, यानी कि फिर मीडिया भी उनकी तरफ जो है वो उस तरह से तवज्जो नहीं करता। और वैसे भी पाकिस्तान में माशाल्लाह इश्यूज़ की कमी नहीं है। आप देखें ना कि आज अगर आपके सामने अदालतों से कोई बड़ी बड़ी ख़बरें सामने आ रही हैं, वहाँ पे आपको एक्टिविटी नज़र आ रही, तो कल को हो सकता है कि अचानक हालात बदलें और पार्लिमान में कुछ हंगामा शंगामा शुरू हो जाए, तो वहाँ उसकी तरफ सबकी तवज्जो हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी तरह से जो है वो डे टू डे मामला चल रहे होते हैं। तो जब लोग भी उस तरफ से तवज्जो हटा लेते हैं और अदालतें जो हैं वो फिर प्रोसेस आगे बढ़ा रही होती हैं, तो पता ये चलता है कि साल डेढ़ साल बाद या कुछ अरसे बाद कि जी वो जो लोग गिरफ़्तार हुए थे उनके ख़िलाफ़ तो शवाहिद ही नहीं थे, और कानून के मुताबिक जब शवाहिद नहीं है तो उनको सज़ा भी नहीं हो सकती। तो वो लोग जो हैं वो बरी हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, और आज़ाद होने के बाद दोबारा फिर वही कुछ करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से वो गिरफ़्तार हुए थे। तो इसलिए ये डिमांड की जा रही थी कि ऐसे अफराद जो कि फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस हों, उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होगा। और हुकूमत ये चाहती थी कि अगर इस मामले पे आप कोई स्पेसिफ़िक तरमीम करना चाहें, मतलब आप इसमें ये मेंशन कर दें कि ये जो है वो सिर्फ़ बाज़ एरिया, जैसे कि आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला फ़ाटा, जो साबका फ़ाटा है वो एरिया, या बलोचिस्तान के एरियाज़ जहाँ पे ये अटैक्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर भी ये अदालतें कायम की जा सकती थी सिर्फ उनके लिए। लेकिन क्या किया जाए कि तहरीके इंसाफ वालों ने इस पर बात ही नहीं सुनी, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको भी नाराज़ नहीं किया जा सकता था, तो लिहाजा हुकूमत ने वो जो एजेंडा था उसे स्किप कर दिया। अब 27वीं आइनी तरमीम में वफाकी आइनी अदालत ये भी शामिल हो सकता है, और फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो तरामीम है ये भी इसका हिस्सा हो सकती हैं। लेकिन 27वीं आइनी तरमीम आ रही है, उसकी वजह यह है कि राना सनाउल्लाह और दीगर हुकूमती ज़िम्मेदारान जो हैं इस हवाले से वाज़ेह अल्फाज में जो है बता चुके हैं, और फिर वो कमेटी जो है उसको दोबारा फ़ाल किया जा रहा है। हो सकता है कि इसी हफ्ते ये कमेटी जो है फ़ाल हो जाए और 27वीं आइनी तरमीम पर जो है काम शुरू कर दिया जाए। और इसके अलावा वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान में जो आपको कुछ बेहतरी नज़र आएगी ना सिचुएशंस में, मिसाल के तौर पे आप देखें कि सियासी जो माहौल है वो पहले की तरह गर्म नहीं है, उस तरह की एक हैजानी कैफियत नहीं है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पहले की तरह नज़र नहीं आ रहा। हमारी पार्लिमान जो है वो स्मूथली अपना जो काम है वो कर रही है, कानून साजी आइन साजी की जा रही है। हुकूमत भी जो है वो बग़ैर किसी बहुत बड़ी हडल के अपने जो अमूर हैं उनको अंजाम दे रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो रियासत को चलाने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन ये सब कैसे हुआ? ये सब उस वक़्त हुआ जब मुल्क में एक बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई, और उस तब्दीली के बाद ये सब कुछ हुआ है। मौजूदा हमारे DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब
इन्होंने 30 सितंबर को मेरा ख्याल है इस ओहदा, ये जो चार्ज है ये संभाला था जनाब नदीम अंजुम साहब की सबकदोशी के बाद। और फिर उसके बाद अगले चंद रोज़ में हालात जो है मुकम्मल 90 डिग्री पे चेंज हुए और ये सारी चीज़ें कर ली गई। सिर्फ एक शख्सियत के तबादले से जब पॉलिसी बदल गई तो आप देखें कि उसका रिज़ल्ट क्या हुआ है। लेकिन अब कुछ और होने जा रहा है। अब DGISI जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं उनकी पूरी की पूरी टीम टेक ओवर करने जा रही है। अभी तो सिर्फ उन्होंने टेक ओवर किया था ना, वो आए थे, उनकी पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, उन्होंने डिसीजन लिए थे, उन्होंने तय किया था कि कैसे चीज़ें जो हैं वो मैनेज की जाएंगी, तो हुआ। अब तो पूरी टीम उनकी आएगी, क्योंकि ज़राए के हवाले से जो ख़बरें सामने आई हैं उनके मुताबिक ISI में बड़े पैमाने पे जो है उखाड़ पिछाड़ करने जा रहे हैं। क्योंकि वैसे भी होता यही है अमूमी तौर पे कि अगर कोई नया DG आता है तो वो अपनी टीम सेलेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपके पास अपनी टीम होगी तो फिर आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आसिम मलिक साहब ने तो माशाल्लाह अपनी कंप्लीट टीम ना होने के बाद भी अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो अब उनकी जो टीम आएगी उसमें एक तो नए DG साहिबान का तकर्रुर होना है। ये जो DGI DGK वगैरह नहीं होते, वैसे तो DGC फैसल नसीर साहब, उनके बारे में ही है कि शायद उनको भी चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन बाज़ राय का ये कहना है कि उनको यहीं पे काम जारी रखने की हदायत जारी की जाएगी। ये कुछ राय का ये कहना है। उसकी वजह ये है कि वो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं उनके बड़े जो काबिल एतमाद ऑफिसर्स हैं उनमें शुमार होते हैं। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि वो इन्हीं ज़िम्मेदारियों पे जो है वो अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन इसके अलावा दीगर जो अहम की पोस्ट हैं वहाँ पे तब्दीलियाँ होंगी। मुख्तलिफ सेक्टर कमांडर्स जो हैं इनको चेंज किया जाएगा और ये तब्दीलियाँ जो हैं वो नवंबर के दौरान कंप्लीट कर ली जाएंगी। और वैसे भी माशाल्लाह नवंबर में जो है वो कुछ और भी चेंज आने जा रहा है। जैसे कि नवंबर में आई थिंक 4 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं इनके ओहदे खाली होने हैं और फिर उनकी जगह पे 4 या 5 जो सीनियर मेजर जनरल हैं उन्होंने प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट जनरल बनना है। उसके अलावा मुख्तलिफ कोर कमांडर्स जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट होनी है, जैसे कि बहावलपुर और दीगर जो कोर्स हैं। इसी तरह हमारे ये जो अपना मौजूदा DG साहब हैं ये एडजुटेंट जनरल थे, इनके ओहदे पे अपॉइंटमेंट होनी है और दीगर अहम ओहदे हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट होनी है। तो ये नवंबर का महीना जो है वो फ़ौज में तकर्रुर व तबादलों के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल महीना है और बड़े अहम फैसले होने हैं। लेकिन नवंबर में जो टीम आने जा रही है ISI में, जो नई टीम होगी, एक फ्रेश माइंड के साथ एक फ्रेश ब्लड जो है वो आएगा और फिर उसके असरात जो हैं वो होपफुली कि आपके सामने आएंगे। अभी सिर्फ एक तब्दीली के बाद ये सब कुछ हुआ है और जब मुकम्मल तौर पे रिशफल हो जाएगा सारे का सारा मामला, सारे का सारा प्रोसेस, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि हालात किस तरफ जाएंगे। और इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हालिया दिनों में जो तब्दीलियाँ आई हैं, मिसाल के तौर पे अभी आप देखें कि बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, अलीमा बाजी रिहा हुई हैं, तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात करते हैं, मुलाकात के बाद ऐसे शख्स को अपनी पार्टी से फ़ारिग करते हैं और इमरान खान के वकला से की टीम से फ़ारिग करते हैं जो कहता है मैंने इमरान खान को शिकायत लगाई है। तो आप समझ जाएँ कि फिर आने वाले दिन जो हैं वो किस सिचुएशन के होंगे। तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन आने जा रहे हैं। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।